हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से इस करंट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। इसकी छोटी सी एक इंट्रोडक्शन हम आज के इस सेशन में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ये एक्चुअली हमें दिया किसने था। तो रैगनर फ्रिश नाम के एक फेमस इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हुए हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो से जुड़े हुए थे। उन्होंने बेसिकली 1933 में ये दो टर्म्स जो कि आज के जमाने में हम वाइडली यूज करते हैं उन्हें इन्वेंट किया था। कॉइंट का मतलब कॉइन से नहीं है, सिक्के वाले कॉइन से नहीं है, कॉइंट का मतलब यहां पर इन्वेंशन से है। तो उन्होंने हमें ये टर्म्स दी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी वो हम सब पढ़ चुके हैं। चलिए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं M.H. स्पेंसर के अकॉर्डिंगली, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ओवरव्यू दिया है। तो देखिए, इन दी वर्ड्स ऑफ M.H. स्पेंसर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी एज अ होल। ये वर्ड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन करवाई थी तो उस वक्त मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी थोड़ी सी झलक दी थी। हमने ये किया हुआ है ऑलरेडी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, इनका डिफरेंस भी इवन मैं आपको उन्हीं सेशंस में कवर करवा चुकी हूं। तो हमें यहां पर M.H. स्पेंसर की वर्डिंग में फिर से वही बात समझाई हुई है कि हम जब पूरी की पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो बात होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, या और लार्ज सेगमेंट्स ऑफ इट, मतलब इकोनॉमी के बड़े बड़े भागों की बात हो, बड़े बड़े सेगमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हों तो हम बेसिकली कहेंगे कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। देखो, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स था, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ये आपको आपकी बुक में भी इजीली लिखी हुई मिल जाएंगी ये वर्डिंग्स कि माइक्रो जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रोज से, जिसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है, सिर्फ सी की जगह पर के होता है, और ये मैक्रोज से लिया हुआ है, लिखा होता है ना कुछ, ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव किए गए हैं। ये बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड से ये मैक्रो और माइक्रोज डिराइव किया गया है। तो आपको यहां पर ये बता रहे हैं कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहां पर किस चीज पर ध्यान दिया जाता है। अटेंशन इज फोकस्ड ऑन सच प्रॉब्लम्स एज द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, द नेशंस टोटल आउटपुट एंड अदर मैटर्स ऑफ इकोनॉमी वाइड सिग्निफिकेंस। मतलब वो सब बातें जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल पर इंपॉर्टेंस रखती हैं, सिग्निफिकेंस रखती हैं। जैसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, इन्फ्लेशन का रेट कितना है, प्राइस लेवल कितना चल रहा है, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है। मतलब फिर से वही बात, जब हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। माइक्रोज में क्या था, माइक्रोज में हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, किस तरह से प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। तो वो छोटे लेवल की बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जा रही थी। लेकिन जब हम यहां पर पूरे के पूरे देश, पूरी की पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर किया जाएगा। जैसे बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जांपल जिसमें आप आगे फर्दर स्कोप में भी जिसको मतलब स्टडी कर सकते हो। देखो, अगर RBI इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लेकर आता है, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, अगर वो चेंजेस लेकर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो सबकी निगाह उस पर होती है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर चेंजेस आते हैं तो सभी चीजों पर उसका असर फिर देखने को मिलता है। तो ये इकोनॉमी लेवल पर डिसीजन लिया जा रहा है ना, तो इसलिए इस तरह की बातें
जिसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे, पूरे के पूरे देश को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाएंगे, तो वो सारे के सारे कंसेप्ट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किए जाएंगे। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की अगर बात करें तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं, लेकिन इनके अलावा भी हैं। तो देखो, थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का सिद्धांत, जिसमें है बैंक्स की बात होगी, बैंकिंग एरिया की बात होगी कि बैंकिंग सिस्टम किस तरह से काम करेगा, किस तरह से वो इंटरेस्ट रेट्स फिक्स किए जाएंगे, सेविंग रेट कितना होगा, इस तरह का लोन जो है प्रोवाइड किए जा रहे, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किए जाएंगे। तो ये सब डिसीजंस जो हैं वो बेसिकली थ्योरी ऑफ मनी में कवर किए जाते हैं। तो क्योंकि ये पूरे के पूरे देश को ध्यान में रखते हुए होता है, पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजंस लेने होते हैं, या यूं कहेंगे कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजंस लेने होते हैं। तो इसलिए ये जो थ्योरी ऑफ मनी है, जिसमें मनी की सप्लाई, मनी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने, या यूं कहेंगे सेंट्रल बैंक ने डिसीजन लेने होते हैं, तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किया जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इट इज कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप का मतलब क्या होता है? क्षेत्र होता है ना, कि दायरा क्या है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने यहां पर जिक्र किया था। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, प्रोडक्शन लेवल कितना है, सबके बेसिस पर हमारे पास आगे फर्दर चैप्टर्स आएंगे जिन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहां पर हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या दायरा कवर किया जाता है, इसमें एक देश में रोजगार की स्थिति किस तरह की है, सिचुएशन किस तरह की है, कितना टोटल प्रोडक्ट आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है, ये सब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल प्राइस लेवल की, तो इसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात की जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, वैसे तो हमें डिटेल में आएगा, ये बेसिकली राइज इन प्राइसेस से रिलेटेड है। ये जब कीमतें कम होने लगती हैं, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ मनी होने लगता है, तो डिफ्लेशन की बात होती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम्स अगर एक इकोनॉमी को फेस करनी पड़ जाएं, तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, वो सब हम थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल के अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे। देन अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की, तो देखो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि हम सिर्फ अपने देश में व्यापार की बात नहीं करने हैं, हम बाहर अगर किसी देश से अगर हम टैकल कर रहे हैं या अगर हम व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कवर किया जाता है, उसमें इंपोर्ट्स को कवर किया जाता है, उसमें एक्सपोर्ट्स को कवर किया जाता है, मतलब आयात और निर्यात उसमें कवर किए जाते हैं, जो कि हम फर्दर फिर से मैं कहूंगी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरियस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, हर देश में कुछ ना कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज, कुछ ना कुछ फिस्कल पॉलिसीज बननी होती हैं। तो ये कंसेप्ट भी, ये शायद नाम आपने सुने हो, तो ये सब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर कवर किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से नेशनल इनकम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसे भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि क्या होती है ये नेशनल इनकम, किस तरह से पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, किस तरह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। ये कुछ इस तरह के मतलब कंसेप्ट होंगे जो हमें नेशनल इनकम के अंडर स्टडी करने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में और क्या बता रहे हैं। अब देखिए, आज का एक और टॉपिक जिसे मैंने इसी सेशन में कवर किया है वो है मैक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस है वो मैं ऑलरेडी, जब आपको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेशंस प्रोवाइड किए थे तब मैं प्रोवाइड कर चुकी हूं, तो मैंने उसे दोबारा से कवर नहीं किया है। मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड ऑन कर दिया जिसमें मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस हमने कवर किया था। तो अब हम बेसिकली जो एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या वाकई में मैक्रो और माइक्रो दोनों अलग अलग हैं, तो क्या वाकई में ये दोनों एक दूसरे से कंपीट करती हैं, दे आर डिफरेंट एज कंपेयर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यस, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम, ऑल्दो दे आर डिफरेंट, yet they are interdependent on one another। interdependent का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर होना,
एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ये मैक्रो और माइक्रो चाहे दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। दे डू नॉट compete विद ईच अदर बट एक्चुअली दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे को पूरा करता हो। अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नाम से एक वर्ड सुना था, जिसको हिंदी में हम पूरक वस्तुएं कहते थे। तो कॉम्प्लीमेंट करती हैं मतलब एक दूसरे को पूरा करती हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरी हैं। दोनों के कंसेप्ट्स को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा अगर हम एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये किस बेसिस पर, किस लॉजिक के बेसिस पर ये बात हमें कही गई है, तो देखो अगर हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है समेशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। मतलब अगर हम कहते हैं कि एक इकोनॉमी में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पर बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये छोटे छोटे इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट का एक समेशन है, एक जोड़ है। कैसे? देखो हमने ये कहा था सम टोटल ऑफ फर्म्स मेक एन इंडस्ट्री। यही बात हमने अभी तक पढ़ी हुई है कि अगर छोटी छोटी फर्म्स को, जैसे हम मार्केट डिमांड के केस में पढ़ते थे कि फर्म ए फर्म बी दोनों को अगर जोड़ देते थे, हॉरिजॉन्टल समेशन कर देते थे, तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाया करती थी, है ना। तो सम टोटल ऑफ फर्म्स मेक एन इंडस्ट्री। तो अगर हम इसी मैनर में सभी इंडस्ट्रीज को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? वो पूरी की पूरी इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएंगी ना। तो इसलिए यहां पर आपको ये बताया गया है कि अगर हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं तो उसका मतलब है समेशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। तो अगर इस पर कोई असर होगा तो उसका असर हमें इन पर देखने को मिलेगा। और अगर इसे अच्छे तरीके से समझना है, मतलब मैक्रो वाले पार्ट को अच्छे से समझना है हमें, तो हमें हर इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को गहराई से स्टडी करना जरूरी है ताकि पता चल सके। जैसे हम कहते हैं ना, बारीक से बारीक पॉइंट जो है वो कई बार बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। तो इसलिए हमें इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पर ध्यान देना पड़ता है। सो लास्ट, in order to understand the economic variables at economic level, मतलब मैक्रो लेवल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्फेसाइज ऑन दी इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल। तो अगर हम पूरे के पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमें जो इंडिविजुअल लेवल पर हम कंज्यूमर को पढ़कर आए हैं, जो प्रोड्यूसर को पढ़कर आए हैं, जो वो प्राइस डिटर्मिनेशन वाले सारे के सारे लॉजिक्स पढ़कर आए हैं, उन्हें हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम पूरे के पूरे मैक्रो लेवल पर बेटर डिसीजन ले सकें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो बेटर डिसीजन ले सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि भाई दोनों चाहे अलग हैं लेकिन दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को आगे फर्दर और बढ़ाएंगे। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।